नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एवेटर विंग वॉल्क डॉग फाइट के बारे में। ये 26 अप्रैल 1944 की बात है और फ्रांस के अंधेरे आसमान में 21 वर्षीय फ्लाइट ऑफिसर फ्रेड मिपिलन अपने कैलेंस्टर बम वर्षक के नियंत्रण में हैं। वे आज रात में हवा में मौजूद 200 से ज्यादा बम वर्षकों में से एक हैं, जो जर्मनी में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उड़ान भर रहे हैं और जर्मन रडार को उनकी आने की खबर है। एक विशेष रूप से तैयार किया गया BF-110 जिसके ऊपर बंदूकें लगी हैं, एक अनजान कैलेंस्टर के नीचे आता है और फायर करता है। मिपिलन के विमान के कॉकपिट के अंदर एक क्रू बाई तरफ एक चमक को देखता है और जलते हुए कैलेंस्टर का अनमिस्टेकेबल रूप रात के आसमान को रोशन कर देता है। 7 लोगों की टीम डर के मारे देखती है जब उनमें से एक नीचे गिर जाता है। इस शाम कई कैलेंस्टर इसी तरह खो जाते हैं। लक्ष्य के करीब आते हुए मिप्ट इंटरकॉम पर बोलता है और सबको तैयार होने के लिए कहता है। तैयार हो जाओ दोस्तों, करीब आ रहे हैं। मिप्ट के पीछे फ्लाइट इंजीनियर नॉर्मन जैक्सन बैठा है। जैक्सन को कूदकर सीट को मोड़ना पड़ता है क्योंकि बम गिराने वाले आगे बढ़कर अपनी जगह पर पहुंचता है। लैंकेस्टर हिलता है और अंधेरे में फ्लैग की रोशनी होती है। जैसे ही वे जर्मन के फैक्ट्रियों के करीब पहुंचते हैं, प्लेन झटके खाता है और इंटरकॉम पर एक चीख सुनाई देती है। हम पर हमला हुआ, आसपास फ्लैग फट गया है और कैलेंस्टर के पंखों को नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन मिप एक शांत आवाज में कहते हैं, चिंता मत करो दोस्तों, मैं इसे कंट्रोल में रखे हुआ हूँ। 60 सेकंड के बाद जमीन पर पैथर फाइंडर द्वारा गिरे गए फ्लेयर लक्ष्यों को रोशन करते हैं। हो रे जगह बम गिराने वाले, प्लेन तुम्हारा है। बम गिराने वाला नजर डालता है और जैसे ही वो पहले गिरे गए फ्लेयर के ऊपर से धीरे धीरे गुजरते हैं, वो रिलीज बटन दबाता है और बम गिरा। वे फैक्ट्री के ऊपर बमबारी करते हैं। जैसे ही बम जमीन पर गिरते हैं, आग के लपटें उठती हैं। मिप विमान पर फिर से नियंत्रण पाता है और घर की ओर मुड़ता है। अंधेरे में अकेला रहना सबकी प्रार्थना है। अब ऊंचाई के ऊपर जर्मन रडार आसानी से बड़े ब्रिटिश विमानों को पकड़ लेते हैं और इस रात वे रात के आतंक का एक स्क्वाड्रन निर्देशित कर रहे हैं। FW-190 जिन्हें बुच्चर बर्ड्स भी कहा जाता है और ये विशेष रूप से रात में शिकार करने के लिए अनुकूलित हैं। जमीन से निर्देश मिलते ही FW-190 फ्लाइट जल्दी से चांदनी में भारी भरकम ब्रिटिश विमानों को देख लेता है। ये शिकार के लिए एकदम सही रात है। लैंकेस्टर में रडार है लेकिन ये विमान के नीचे लटका हुआ है। ऊंचाई से FW-1990 लगभग अदृश्य है। रात के लड़ाकू में जर्मन पायलट नेज को आगे बढ़ाता है और साफ चांदनी में उसे लैंकेस्टर की एक दूर की आकृति अपने निशाने में आती हुई नजर आती है। अब 13 नंबर है। उसकी अंगुली रिलीज पर टिक गई है। जैसे ही वे 50 मीटर के भीतर पहुंचता है और ट्रिगर दबाता है, सब कुछ छोड़ देता है। तोपे और मशीन गन चहकती है और वे देखता है कि गोलियों बम वर्षक की पूंछ की ओर जाती हैं। मुझे लगा जर्मन 20 मिलीमीटर गोले ने पूंछ में घुसपैठ कर दी है और पूंछ के गनर नॉर्मन जॉनसन अब पूरी तरह घायल हो गए हैं। एक और है। लैंकेस्टर के टोरर्स जवाब में फट पड़ते हैं, लेकिन जर्मन पायलट पीछे हटता है और ऊंचाई पर जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। आंखें खुली रखो लड़ाको, वो कई बार है। FW-190 5 बजे के स्तर से फिर से प्रकट होता है और फिर बम वर्षक की पूरी लंबाई एक बार बस्टर फायर करता है। फ्यूज लेज में छेद करता है और दाएं पंख को मारता है। बिना पूंछ के गन्नर के मिप जानता है कि उसे मेहनत करनी होगी अगर चालाक दल इस मुश्किल से बाहर निकलना है। रुको लोगों, उसने एक बड़े बम वर्षक को गोताखोरी में धकेल दिया
और एक मोड़ लिया। हवा में कॉक स्क्रू का करतब करते हुए FW-190 को धोखा देने की कोशिश की। मिफिलन एक शानदार पायलट है, लेकिन FW-190 एक बेहतरीन मशीन है और लैंकेस्टर के मुकाबले इसकी गति और फुर्ती के सामने आसानी से टिक सकता है। FW-190 फायरिंग करते हुए पूरे विमान का पीछा करता है। एक गोला कॉकपिट के ठीक बगल में लगता है और सेल के टुकड़े नॉर्मन जैक्सन की टांगें चीर देते हैं। वे दर्द से चिढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करता है वे देखता है कि कॉकपिट रोशन हो गया है। जैसे ही आग इंजन के ठीक बगल में पंख के छिद्रों से निकलती है। हम आग में हैं। बची हुई तो पूरी ताकत से FW-1990 पर फायर करती है, लेकिन फिर दुश्मन का पायलट फिर से भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। बैंडिट चला गया, लंबे समय तक नहीं। जॉनसन का हालचाल लो। जैक्सन देखता है कि आग पंख पर कई तोपों के हमले से फैल रही है। अगर ये बहुत देर तक जलती रही तो ये पंख को आधा तोड़ देगी या ईंधन टैंक को फोड़ देगी। लेकिन अपने जख्मों के बावजूद उसके पास एक पागल सा आइडिया आया। टॉफ्ट, हिंग्स, आओ यहाँ। जैक्सन अपनी टांग की चोट को नजरअंदाज करते हुए क्रू को बुलाता है, उन्हें अपनी बहादुर योजना बताता है। मैं वहाँ बाहर जा सकता हूँ। कहाँ? वे प्लान बनाता है कि वो विमान से बाहर निकलेगा, पंख के बाहर रेंगते हुए जाएगा और आग बुझाएगा, लेकिन उन्हें बस उसके पैराशूट से पकड़े रहना है। वो कहते हैं। लोग हैरान है, लेकिन जैक्सन पूरी सीरियसनेस में है। ये तो निश्चित मौत है। जैक्सन अपनी स्थिति पर विचार करता है। वे शांति से तैयार करता है और समझाते हुए कहता है, शायद मैं आग बुझा सकता हूँ। अगर मैं कर पाया तो तुझे वापस खींच सकोगे, और अगर नहीं किया और मैं पंख पर उड़ गया फिर तुम बस पैराशूट को जितना हो सके उतना बाहर निकालो। तुम क्या लगता है मिफ्लिन पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन जैक्सन पहले से ही अपनी चोटों को अनदेखा करते हुए पैराशूट को खोल रहा है। सोचने का समय नहीं है, बम लक्ष्यकरण करने वाला है और नेविगेटर पैराशूट की रस्सियों को पकड़ लेते हैं और जैक्सन हेज के पास जाता है। त्यार। हेज हटा दिया जाता है और ठंडी हवा तुरंत पुरुषों पर थप्पड़ मारती है। जोरदार हवा अम्बरसरों में गूंज रही है। मिफ्लिन अपनी गति को जितना हो सके उतना कम करता है, लेकिन वे अभी 18,000 फीट की ऊंचाई पर 180 मील प्रति घंटे की गति से जा रहा है। जैक्सन बिना हिचकाते हुए खुद को ठंडी हवा की धारा में लेटा देता है। आसमान में नॉर्मन जैक्सन महसूस कर रहा है कि हवा उसके शरीर से टकरा रही है और वह इधर उधर लुढ़क रहा है। उसके पास भौंकने के लिए एक कुल्हाड़ी है और वह उसे सपोर्ट के लिए विमान की त्वचा में घुसेड़ता है। जैसे ही वो पूरी तरह क्रू कंपार्टमेंट से बाहर आता है, जान की बाजी लगाकर लटक रहता है। क्रू धीरे धीरे पैराशूट को बाहर निकालता है, जबकि जैक्सन पंख की तरफ झुकता है। आग रास्ता रोशन कर रही है। एक विशाल प्रयास के साथ वो पंख के अग्रभाग की तरफ बढ़ता है। वो पंख के अग्रभाग को पकड़ता है और हाथ और कुल्हाड़ी से आग की तरफ खिसकता है। एड्रेनालिन से भरा हुआ वो आग के करीब पहुंचता है। एक हाथ से वो एक्सटी विंग्स निकालता है, क्योंकि जिस स्टील पर वो लटका है उसकी गर्मी उसके दस्ताने के जरिए महसूस होती है। वे अग्निशामक उठाता है, नोजल को तोप के छिद्र में डालता है और हैंडल को दबाता है। पंखे के अंदर अग्निशामक का पाउडर पड़ जाता है और आश्चर्यजनक तरीके से आग धीमे होने लगती है। वे कर रहा है, ये काम कर रहा है। गर्मी उसकी हाथों को रुलसा रही है, लेकिन वे मेहनत करता रहता है और चमत्कारी तरीके से धीरे धीरे आग कम होती है, जब तक कि वे पूरी तरह से बुझ नहीं जाती। आग बुझ गई। वे इसे विश्वास नहीं कर पा रहा। वे घर लौटेगा और अपने परिवार से मिलेगा। इस मिशन से कुछ घंटे के पहले ही उसे बताया गया कि उसकी पत्नी का एक बेटा जन्म दिया, लेकिन ऊपर कोई और देखता है कि आग बुझ गई है। ये फिर से नीचे की ओर बहती है। FW-190 के पायलट ने फिर से फायरिंग की है और एक और बौछार की, जो जैक्सन के पैर और दाहिने कंधे पर लगती है। वो दर्द में अपनी मास्क में चिल्लाता है, ठीक जैसे उसके नीचे का फ्यूल टैंक फट जाता है। ईंधन रात की हवा में बहने लगता है।
और फिर उसके चारों ओर एक आग का गोला फटता है। वह गिर जाता है और अब उसका शरीर हवा में झूल रहा है। प्लेन के अंदर क्रू उसके वजन को महसूस करते हैं जब पैराशूट की रस्सियां उनके हाथों में तान जाती हैं। वो विंग से चला गया। अब हम उसे वापस नहीं ला सकते, हमें उसे जाने देना होगा। उन्होंने पैराशूट को बाहर निकाला और जैक्सन को छोड़ दिया और पैराशूट रात की हवा में उड़ गया और आग की लपटों से जल गया। लैंकेस्टर कहराती हैं और जूझती हैं, तेजी से ऊंचाई खो रही हैं। मिफिलन ने कंट्रोल को कसकर पकड़ा, जितना हो सके प्लेन को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन उसे गंभीर नुकसान हुआ। उसने लैंकेस्टर को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाने में सफल रहा और इंटरकॉम पर बोला, 1000 फीट से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। क्रू भागकर एस्केप हैच की तरफ बढ़ता है। जॉनसन कूद नहीं पाएगा। मिफ, मैं सुन रहा हूँ स्मिथ, बाहर निकलो। प्लेन के पिछले हिस्से में स्मिथ को गंभीर रूप से घायल टेल गनर को छोड़ना पड़ता है और बाकी क्रू के साथ कूदने के लिए तैयार होता है। वो एक पल के लिए फ्री फॉल करता है जब तक कि उनके पैराशूट नहीं खुलता है। दूर में उनका जलता हुआ कैलेंस्टर कूदने के कुछ ही क्षण बाद नियंत्रण खो देता है। मिफिलिन टेल गनर और नॉर्मन जॉनसन को नहीं छोड़ सकता, वो करीबी दोस्त हैं। जॉनसन की चोटें इतनी गंभीर है कि वो कूद नहीं पाएगा और मिफिलन ये फैसला करता है कि वो प्लेन को क्रैश लैंड कराने की कोशिश करेगा। उसके हाथ पूरी तरह जल गए हैं, उसके पैरों पर जख्म है और उसके कंधे में एक गोली है। बचाओ, उसे चिकित्सक सहायता की डेस्परेट की जरूरत है। इसके बिना वो रात नहीं काट पाएगा। उसे एक फार्म हाउस नजर आता है। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर जैक्सन उसके लिए कोहनियों और घुटनों के बल रेंगता है। थोड़ी देर बाद उसे कैदी बना लिया गया और एक जर्मन POW कैंप में भेज दिया गया, जिसमें कैदियों द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े अस्पताल की व्यवस्था थी। जैक्सन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके घायल लैंकेस्टर के 5 बचे हुए लोग 1945 में आजाद होने तक कैंप में रहे। जैक्सन आखिरकार घर जा पाया और अपने बेटे से मिला, जो इस मिशन की रात पैदा हुआ था। उसी साल उसे इस मिशन पर उसके कार्यों के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। जब उसे ये खबर मिली तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, ये किस लिए? नॉर्मन सीरियल जैक्सन 26 मार्च 1984 को शांति से गुजर गए। यदि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।